हेलो गाइस, वेलकम टू iTech वर्ल्ड। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सिग्नल सिस्टम की यूनिट 3। अब ये जो यूनिट है ये हमारी प्रीवियस जो 2 यूनिट थी उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिट है, या ये कहें कि सिग्नल सिस्टम में सबसे बड़ी यूनिट जो है वो यूनिट 3 है, क्योंकि इसके अंदर फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर डिस्क्रीट में आ जाता है सारी चीज़ें, फिर डीएफटी। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी सी लेंदी यूनिट है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पर हम थ्योरी थोड़ी सी कम पढ़ने वाले हैं, जो लॉज हैं, जो भी इसमें चीज़ें हैं वो आप लोग को तो याद करनी ही पड़ेंगी। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन करवाने पे फोकस करूंगी, और वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है फोरियर सीरीज। अब इस जो यूनिट है इसमें मैक्सिमम चीज़ें वो हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं। कहाँ पर? हम लोगों ने नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ रखी होंगी, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करवाऊंगी, लेकिन जो सारे लॉज, जो सारे रूल्स हमने वहां पर पढ़े थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज क्या होता है? फोरियर सीरीज एक सीरीज के फॉर्म में हमें दिखाया जाता है। इसमें जो मेन आ जाता है, जैसे कि ये है, क्या सिग्नल इज पीरियोडिक। तो मैंने पीरियोडिक सिग्नल के बारे में पहले ही बताया है कि अगर कोई सिग्नल है, अगर हम उसको इस फॉर्म में देखें कि अगर एक्स टी है, तो अगर एक्स टी प्लस टी, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, तो ये जो मेरा सिग्नल होता है एक्स ऑफ टी, इसको पीरियोडिक बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो टी होता है ये इसका पीरियड होता है, जो हमने निकालना भी देखा था यूनिट 1 में, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फोरियर सीरीज ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, मेन इसके फॉर्मूले पे आते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ये होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जब हम इसके कोफिशिएंट निकाल देते हैं। कैसे? एक्स ऑफ टी क्या है? मेरा सिग्नल है, इज इक्वल्स टू सिग्मा। तो ये समेशन मैंने बताया था, ये इसको सिग्मा बोलते हैं, और ये है मेरी लिमिट k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद ये होता है ए के, e की पावर j के ओमेगा नॉट टी, जहां पर ओमेगा नॉट क्या है मैंने वैल्यू बताई दी थी ऊपर, 2 पाई बाई टी, और t है मेरा वेरिएबल, बाकी j के। अब एक चीज यहाँ पर जो हमें समझने वाली है वो ये है कि ये जो a के हैं, मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट a के की वैल्यू है कि ये a के क्या होते हैं। अब ये जो a के है इसको हम लोग फोरियर सीरीज का कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे हम लोग a नॉट निकालते हैं, a1 निकालते हैं, a2 निकालते हैं, हमने नेटवर्क एनालिसिस में भी ये सब निकाला होगा। तो इसकी वैल्यू देखते हैं। ये तो हमारी सिंथेसिस इक्वेशन हो गई जो मैंने ऊपर बताई, कि एक बार हमें कोफिशिएंट मिल गए, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें इन कोफिशिएंट की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है। एनालिसिस इक्वेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अपनी कोफिशिएंट को निकालने के लिए। वो इक्वेशन क्या है? वो ये है कि ए के इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, 0 से टी हमें इंटीग्रेट करना है, एक्स ऑफ टी जो भी हमें फंक्शन दिया होगा वो, ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, तो ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना। हो सकता है रेयर केसेस में 2 नंबर में आ सकता है, वैसे आएगा नहीं, लेकिन अगर इसका बाय चांस क्वेश्चन आ जाता है, वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उस केस में आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हो। जैसे अगर ए नॉट निकालना है तो ए और के की वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ हो गया ए नॉट इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 से टी, एक्स टी जो दिया होगा वो, और e की पावर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। तो e की पावर 0 कुछ भी हो, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो ये चीज यहाँ पर मेरी 1 हो जाएगी। तो उस केस में आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब आप लोग ए नॉट निकालते हो तो फॉर्मूला सिर्फ ये बनता है 1 बाई टी 0 से टी एक्स टी डी टी, जो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, तभी इसको डीसी या कांस्टेंट कंपोनेंट बोलते हैं। फिर अगर आप लोग को a1 निकालना होगा तो यहाँ पर 1 पुट कर देना, 2 निकालना होगा तो 2, और जो भी वैल्यूज यहाँ पर आएंगी वो यहाँ पर पुट करते रहना बस। ठीक है, अब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैसे? जैसे आपने ए नॉट निकाला, ठीक है, तो ए नॉट की जो भी वैल्यू आएगी, सपोज करो ए नॉट की वैल्यू 1 आ गई, ठीक, तो ये चीज यहाँ पर 1 लिखोगे, ये e की पावर k की जगह तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब सीरीज कुछ ऐसे बनेगी 1 प्लस, फिर a की पावर 1 पे निकालोगे क्या वैल्यू आएगी, जो भी a की पावर 1 पे वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर रख दोगे, उसको आगे लिख दोगे, फिर a की पावर 2 पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर लेना। अब इंपॉर्टेंट जो चीज आती है फोरियर सीरीज में वो आती है डिरिचलेट्स कंडीशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं 2 नंबर में। तो ये कंडीशन क्या होती है कि ओवर एनी पीरियड एक्स टी मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। तो पहली ये जो डिरिचलेट्स कंडीशन है वो ये कहती है कि किसी भी पीरियड पे आपका जो एक्स टी है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, मतलब आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो उस तरह से।
ठीक है। सेकेंड है मेरा, इन एनी फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम xt is of bounded variation, that is there are no more than a finite number of maxima and minima during any single period। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो xt है वो बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट होता है, इन एनी फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम देयर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, और आपका जो xt है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। तो ये जो तीन कंडीशन है ये मेरी डिरिचलेट्स कंडीशन बनाती हैं, ठीक है। इनको याद कर लेना एज इट इज, इसको समझ लेना क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। ऑल्दो प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिंस हमारे सिलेबस में है तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है फोरियर सीरीज की लिनियरिटी की। तो लिनियरिटी में क्या है, तो बहुत सिंपल है। अगर मेरा कोई फंक्शन है एक्स ऑफ टी, ठीक है, उसका जो फोरियर कोफिशिएंट है वो ए के है, ठीक, और एक अलग फंक्शन है जिसका नाम है वाई टी, उसका फोरियर कोफिशिएंट बी के है। तो उस केस में अगर आप इन दोनों फंक्शंस को ऐड करोगे तो क्या होगा, इनके साथ जो कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएगा, साथ ही साथ ए के ऐड हो जाएगा, प्लस बी एज इट इज रहेगा और इनका जो भी फोरियर कोफिशिएंट होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम शिफ्ट करने का क्या मतलब होता है कि आपने एक टाइम शिफ्ट अपने सिग्नल में लगा दिया, मतलब कुछ इस फॉर्म में, जैसे कि सपोज करो कि अगर आपका सिग्नल x ऑफ t था, ठीक है, और आपने अपने सिग्नल को x ऑफ t -1 पुट कर दिया, जैसे हम लोग यूनिट 1 में पढ़ रहे थे जब मैंने बताया था कि कैसे हम लोग शेप्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने xt -1 कर दिया। तो ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं xt -2 करो या कुछ भी, उसको हम लोग टाइम शिफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर एक फंक्शन xt का कोफिशिएंट a के है तो अगर आप उसको टाइम शिफ्ट करोगे तो उसका कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, कुछ b के हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल क्या है, टाइम रिवर्सल कुछ नहीं है, देखो टाइम रिवर्सल यहाँ पर समझाया गया है कि अगर मेरा फंक्शन xt है जिसका कोफिशिएंट a के है, तो अगर आप उस फंक्शन को x ऑफ -t कर देते हो, मतलब आपने अपने सिग्नल को रिवर्स कर दिया, तो उस केस में आपका जो कोफिशिएंट होगा वो भी पलट जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें दो कंडीशंस बनती हैं, जैसे कि अगर आपका xt इवन है तो इवन की कंडीशन मैंने यूनिट 1 में बताई थी। इवन के केस में आपका क्या होगा कि x ऑफ -t आपका xt के इक्वल होगा, ठीक है। तो उस केस में तो आपकी यही इक्वेशन बनेगी। लेकिन अगर आपका xt ऑड होगा तो उस केस में आपकी इक्वेशन a ऑफ -a के हो जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये -a के हो जाता है, ठीक। फिर आता है मेरा टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो अगर इनका ज्यादा डेप्थ तक या फिर ये प्रॉपर्टीज नहीं याद हो रही हैं तो इनका ये जो स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इतना स्टेटमेंट बस याद कर लेना, या समझ भी सकते हो कि कैसे करना है, वैसे आसान है। यहाँ पर क्या है, हमने अपनी नॉर्मल जो xt की इक्वेशन थी वो लिख दी, ठीक है। स्केलिंग का क्या मतलब होता है, स्केलिंग में मैंने बताया था कि आपने जो भी फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना किसी फैक्टर से। तो यहाँ पर हमने अल्फा फैक्टर लिया, जैसे कि अगर xt है तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x ऑफ 2t हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपने किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने अल्फा ले रखा है, तो उस केस में आपका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा फोरियर सीरीज का वो अल्फा टी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फोरियर सीरीज का जो कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं होगा। ये याद रखना कि टाइम स्केलिंग में फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट पे कोई असर नहीं होता है, सिर्फ फोरियर सीरीज का ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें चेंज आता है, ठीक है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन में है कि अगर आपका xt yt को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस केस में उनका कॉन्वोल्यूशन सम लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कॉन्वोल्यूशन बताया था वो कॉन्वोल्यूशन सम लेना पड़ेगा आप लोग को, वो भी डिस्क्रीट में। उसके बाद कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेट सिमेट्री है, तो उसके ये है। डिफरेंशिएशन की जो भी है यहाँ पर ये है। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ये है। अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग यहाँ पर लगेंगी, लेकिन जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म में उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। बस ये जो फैक्टर है, इतना फैक्टर ये याद रखना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। याद रखना डिफरेंशिएशन में जो भी फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पर फोरियर सीरीज में जो फैक्टर था e की पावर में वो j के ओमेगा नॉट था, तो डिफरेंशिएशन में वो चीज मल्टीप्लाई में हो रही थी, ठीक है। इंटीग्रेशन में वो चीज डिवाइड में चली जाएगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यही सेम चीज मेरी फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी होती है जो हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर, पार्सेवल्स रिलेशन कि 1/t इंटीग्रेशन मॉड ऑफ xt स्क्वायर dt, मतलब आप इसकी एवरेज पावर निकाल रहे हो, उस केस में आपका जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो इस टर्म के इक्वल होगा, ठीक है।
अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा कि इसमें हमें फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमें मिला हुआ है क्वेश्चन में कि xt हमें sin ओमेगा नॉट टी दे रखा है। ठीक है, तो यूलर्स आइडेंटिटी से हमें पता है कि sin ओमेगा नॉट टी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/2j माइनस में ऐसे। सपोज करो अगर एग्जाम में कॉस में आ गया तो मैंने यहाँ पर कॉस का भी लिखा हुआ है कि 1/2 और ये है मेरे कॉस का। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें साइन को देखना है, तो ये है मेरे साइन का। अब अपनी रिप्रेजेंटेशन पे जाओ। रिप्रेजेंटेशन क्या था, कुछ ये था। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि अब ये e की पावर j ओमेगा नॉट टी है। तो यहाँ पर आप लोग देख के पता लगा पा रहे होगे कि यहाँ पर 1 है ना, 0 तो हो नहीं सकता। अगर 0 होता तो यहाँ पर क्या होता, 1 होता। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 है क्योंकि e की पावर -j ओमेगा नॉट है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, इसको जब इससे कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू 1/2j आ जाएगी और a की -1 की वैल्यू -1/2j आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वही हमने अपने जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पर निकाल दिए हैं। ठीक, a नॉट यहाँ पर 0 रहेगा क्योंकि a नॉट का कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी फोरियर सीरीज खत्म होती है। आप लोग चाहो तो इस पे क्वेश्चंस और लगा सकते हो, अभी पहले हम लोग ने पढ़ रखा है तो मैं इसको ज्यादा फोकस नहीं करूंगी। और सिग्नल में इससे यूनिट 3 से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग यहाँ उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको हम लोग फोरियर स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। जैसे वहां पर क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, स्पेक्ट्रा में हम लोग इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फेज स्पेक्ट्रा बताते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग देख ही चुके हैं, इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x ऑफ t e की पावर -j ओमेगा t dt। अब याद रखना कि यूनिट 3 में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि एक पेपर में सारी प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूले लिखकर अच्छे से उनको पढ़ सकते हो और रिवाइज करते रहोगे तो ये इजिली याद हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इसका, अगर आप इस एक्सप्रेशन का मॉड निकाल लोगे तो वहां से आपको, या फिर मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो वहां से आपको मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा मिलेगा और फाई ऑफ j ओमेगा इसका फेज स्पेक्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा। अभी मैं सिर्फ उनके डेफिनेशंस और उनके फॉर्मूले बता रही हूँ, इसके बाद हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब यही जो मैंने पहले बताया था फोरियर सीरीज में डिरिचलेट कंडीशन, वही चीज मेरी फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी होती है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, चाहो तो आप लोग दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा DTFT और IDTFT। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है फोरियर सीरीज, उसको हटा दो अभी। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसफॉर्म में आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में मेरे होता है CTFT, मतलब कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये एक चीज हो गई जिसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं IDTFT और DTFT। DTFT क्या होता है, जैसे ये कॉन्टिन्यूअस टाइम है ना, वैसे ये डिस्क्रीट टाइम में होता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। इसका फॉर्मूला ये है, क्वेश्चन अभी करेंगे, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला अभी याद कर लो, क्वेश्चन हम लोग अभी नीचे करेंगे। ठीक है, तो DTFT का फॉर्मूला क्या होता है, x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू सिग्मा n इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x ऑफ n, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा, e की पावर -j ओमेगा। तो ये कुछ इससे रिजेंबल ही करता है, बस यहाँ पर इंटीग्रेशन की जगह सिग्मा आ गया है। ठीक है, और xt की जगह xn है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन डिस्क्रीट है और बाकी तो सारा सेम ही है। e की पावर -j ओमेगा है तो यहाँ पर e की पावर -j ओमेगा है, यहाँ पर t है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर n हो जाएगा क्योंकि ये डिस्क्रीट है। ठीक है, उसी तरह से इसका IDTFT का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, किसकी, DTFT की, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी कैसे, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग पीरियोडिक सिग्नल कैसे देखते हैं, x ऑफ ओम। अब जहां पर भी ये दिखे, इसको कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ओम ही होता है। ठीक है, तो x ऑफ ओम प्लस 2 पाई, ये x ऑफ ओम होता है। लिनियरिटी में क्या होगा, दोनों सिग्नल को आप ऐड करोगे तो उस केस में आपको a1 x1, मतलब दोनों सिग्नल का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि अगर आप अपने सिग्नल को x ऑफ n माइनस n नॉट, मतलब आपने इसको शिफ्ट किया है, तो उस केस में आपका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो हो जाएगा e की पावर -j ओमेगा n नॉट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये यहाँ पर e की पावर में चला जाता है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, तो इसका जस्ट ऑपोजिट समझ लो। ठीक है, इस वाले का
इसमें क्या था, इसमें आप यहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे तो आपको ये टर्म मिल रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप इधर e की पावर j ओमेगा नॉट n से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये मिल रहा है। याद रखने वाली चीज क्या है कि यहाँ पर अगर आप प्लस लगाते हो, प्लस से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पर माइनस मिलता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन में क्या है, अगर x कॉन्जुगेट n है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये x कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा आएगा। टाइम रिवर्सल भी ऐसे ही होगा जैसे पहले था हमारा। अब देखो यहाँ पर देखो, मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कॉन्वोल्यूशन की, कि अगर आप x1n का कॉन्वोल्यूशन x2n से ले रहे हो तो क्या करोगे आप। देखो मैं इसमें बताती हूँ क्वेश्चन आता कैसे है। यहाँ पर क्या होता है, हमें x1n और x2n दिया होता है, ठीक है, और हमें बोला जाता है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और इस वाले फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है यहाँ पर हमारा इसका आंसर। अब मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हमारा जो भी टर्म होता है वहां पर वो चीज मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो यहाँ पर जो फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा वो है j। ठीक है, तो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज आप लोग को याद करनी पड़ेंगी, इसमें मैं आप लोग को हेल्प नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ आप लोग एक बार अगर प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लोगे तो उसमें क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को देखते ही समझ जाओगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग जाएंगे अपने इक्विटिव के क्वेश्चंस पे। सबसे पहले है मेरा कि हमें DTFT निकालना है डेल n का, तो ये तो आसानी है, हमने वैल्यू रखी, आंसर 1 आ गया, क्योंकि हमारा इम्पल्स 1 पे ही डिफाइंड होता है ना, 0 पे। उसके बाद आता है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगी जब हम लोग AQ2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये उसका थोड़ा सा स्मॉलर वर्जन है। ठीक है, तो DTFT का तो हमें फॉर्मूला समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, सिग्मा n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अपना फंक्शन रखना है और e की पावर माइनस j ओमेगा n रखना है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, मैंने बताया था कि कहीं पर भी u ऑफ n दिख जाए या फिर u ऑफ t दिख जाए तो हमारी जो लिमिट होती है, चाहे वो इंटीग्रेशन की हो चाहे वो समेशन की हो, है ना, वो क्या हो जाती है, वो 0 से इन्फिनिटी हो जाती है। और इसका रीजन भी मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर यही होगा कि n क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, a n एज इट इज रहेगा, ये टर्म एज इट इज रहेगा। अब ये मैंने यूनिट 2 में बताया था जब मैंने क्वेश्चन करवाया था कि आप लोगों को ऐसा टर्म बार बार मिलेगा, सिग्नल सिस्टम में ये मल्टीपल टाइम्स मिलेगा। अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी नेक्स्ट यूनिट में जब Z ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे वहां पर भी ये चीज आएगी आपके सामने। तो याद रखना कि ऐसा कभी भी आप लोग को बीच में आए क्वेश्चन में कि कुछ 0 से इन्फिनिटी कुछ लिमिट दी हो और कुछ ऐसा टर्म आए, उस केस में आपको जीपी का फॉर्मूला लगाना है a/1 - r। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, मैंने बताया भी था कि कैसे लगाना है। फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक, तो ये तो हमारा DTFT हो गया। अब DTFT की प्रॉपर्टीज हमने देख ली, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देख लो। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस t की जगह n हो जाता है यहाँ पर, वहां पर, और यहाँ पर t रहता है। जैसे कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी है तो वो ये हो गई। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंपॉर्टेंट वाली मैं समझा देती हूँ, जैसे है ये टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने x ऑफ t माइनस टी नॉट किया है ना, जो हम लोग पीछे भी देख रहे थे, तो उस केस में क्या होगा, x ऑफ ओमेगा आ जाएगा, मतलब आपको अपना xt का क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, और उसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल में माइनस j ओमेगा टी नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे पता है कि अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में क्या था, मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो लेफ्ट साइड में तो इसका जस्ट उल्टा, अगर यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर में x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आएगा। ठीक है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अपने फंक्शन को x ऑफ at मतलब a से मल्टीप्लाई किया है तो उस केस में वो आंसर में a से डिवाइड होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर dn x ऑफ t अपॉन dt n है तो उस केस में आपका जो भी यहाँ पर n होगा, जैसे कि तुमने अगर d स्क्वायर लिया है मान लो, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ गई, तो उस केस में यहाँ पर आएगा j ओमेगा की पावर 2 x ऑफ ओमेगा। ठीक है, ऐसी इंटीग्रेशन, पार्सिवल्स, कॉन्वोल्यूशन, ड्युअलिटी पढ़ लेना, ड्युअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर x ऑफ t है तो उस केस में ये 2 पाई x ऑफ माइनस ओमेगा होता है। ठीक है, तब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप लोग को याद करनी पड़ेंगी, एक एक प्रॉपर्टी को समझो अच्छे से, इनको याद करो। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है कि टाइम शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, टाइम स्केलिंग, डिफरेंशिएशन और ड्युअलिटी ये बहुत सारी जगह में अप्लाई होती है, और पार्सिवल्स भी।
अप्लाई नहीं होती है पार्सिवल, पार्सिवल हो सकता है इसका रिलेशन पूछ ले तो आप लोग पार्सिवल्स पढ़ लेना, ठीक है। अब मेन हमारा आता है क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन AQ में आ चुका है। अब देखना कि हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ ली अच्छे से तो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अ सिग्नल xt हैज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन बाय दिस। तो ये हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म इस चीज का, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है और हमें कुछ ऐसे निकालना है, ठीक है। तो अब समझो इसको करना कैसे है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने यूनिट 1 में ही बताया था कि सबसे पहले आप फंक्शन को क्या करोगे, फंक्शन में आप जो भी आपका शिफ्ट हुआ है वो करोगे। जैसे इस फंक्शन का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि हमारा फंक्शन जो है वो पहले यहाँ पर क्या हुआ, स्केलिंग फैक्टर 3/2 का है, ठीक है। और इसको शिफ्ट किया गया है -1 से, तो मैंने बताया था कि शिफ्टिंग पहले होती है, इसी वजह से हमने यहाँ पर x ऑफ t -1 किया है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब प्रॉपर्टी पे जाओ, फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, देखो टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपका x ऑफ t माइनस टी नॉट से शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब ये t नॉट 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जो ट्रांसफॉर्म है वो पहले से होगा मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t नॉट। तब देखो यही चीज यहाँ पर लगाई गई है, हमारा ये जो ट्रांसफॉर्म था ये मेरा एज इट इज यहाँ पर हो गया, ठीक है। और e की पावर माइनस j ओमेगा टी नॉट था, यहाँ पर हमारा टी नॉट क्या है, यहाँ पर हमारा टी नॉट 1 है, इसीलिए यहाँ पर माइनस j ओमेगा है, ठीक है। अब शिफ्टिंग हो गई हमारी, हमें x ऑफ t माइनस 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्केलिंग करनी है 3/2 से। तो मैंने देखो स्केलिंग भी समझाई है, टाइम स्केलिंग कि x ऑफ at है, मतलब आपने अपने फंक्शन को a से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके आंसर में क्या होगा कि 1/a से डिवाइड भी होगा, साथ ही साथ आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी डिवाइड होगा। मतलब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में जहां पर भी ओमेगा होगा वहां वहां आपको ओमेगा बाय a करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ हमारी a की वैल्यू कितनी है, हमारी a की वैल्यू है 3/2, ठीक है। तो रखो अब यहाँ पर 1/3/2, ठीक है। e की पावर माइनस j ओमेगा अपॉन 3/2, ठीक है। तो मैंने बताया था ये तो हमारा 1/a हो गया, ठीक। और ये इतना हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो मैंने बताया ना कि ओमेगा की जगह जहां जहां ओमेगा है वहां वहां क्या हो जाएगा, वहां वहां a हो जाएगा, सॉरी जहां जहां ओमेगा है वहां पर ओमेगा बाय a होगा। तो यहाँ पर ओमेगा था तो हमने ओमेगा बाय 3/2 कर दिया, यहाँ पर ओमेगा था तो यहाँ पर ओमेगा बाय 3/2 कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये क्योंकि 1/3/2 है तो ये पलट जाएगा, तो ये 2/3 आ गया। e की पावर माइनस, यहाँ पर भी वही हुआ, पलट गया, और यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आसान है, इसको एलसीएम लोगे, स्क्वायर करोगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो देखा क्वेश्चन कितना आसान है। बस ये आसान तब है जब आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझो और समझ जाओ कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। अब आता है, हम लोग ने एक कॉन्टिन्यूअस का देख लिया क्वेश्चन, अब हम लोग एक डिस्क्रीट का भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इतना क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर करवाया था, DTFT जब मैंने पढ़ाया था, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है ना। अब देखो मैंने तभी कहा था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, बस इतना टर्म दिया गया है और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आते हैं किसमें, 10-10 नंबर में। तो सोचो कितने ज्यादा स्कोरिंग है अगर एक बार समझ में आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सीधे फॉर्मूला लगाओ, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली x ऑफ n रख दिया है। एग्जाम में गलती मत करना, एग्जाम में थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करके लिखना। पहले क्या करना, पहले पूरा फॉर्मूला यहाँ पर इलैबोरेट करना कि हमारा फॉर्मूला ये है कि यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म द फॉर्मूला इज, ठीक है, एक्सप्लेन बिलो, ऐसे करके यहाँ पर समझाना। उसके बाद यहाँ पर x ऑफ n लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी दोनों अपने फंक्शन की, ठीक। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं ऊपर ही कि ये क्या है, u ऑफ n है, तो ये 0 से इन्फिनिटी हो गया। अब मैंने पहले बताया था यूनिट 2 में भी कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो आसान है हमारे लिए कि u ऑफ n है तो इसको 0 से इन्फिनिटी कर दो, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -n-1 को ग्रेटर देन 0 के इक्वल कर देंगे। क्यों करते हैं वो भी मैंने बताया था, स्टेप फंक्शन ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड होता है, इसीलिए इसको ग्रेटर देन 0 करते हैं, ठीक। तो यहां से हमें क्या मिला, n इज लेस देन -1, मतलब यहां पर कहीं मेरा -1 होगा, है ना। और वैल्यू आई है मेरी लेस देन, मतलब यहां पर कहीं -∞ होगा तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, -∞ से -1, ठीक।
अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुई है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हमने क्या किया है, ए की पावर ई जे ओमेगा कर दिया है, ठीक है, और ये माइनस एन था। अब आप लोग सोच रहे होगे माइनस कहाँ गायब हो गया। देखो अगर यहाँ पर माइनस एन हमारी पावर में आ जाता है, ठीक है, और ये लिमिट हमारी ऐसे दी होती है, तो हम क्या करते हैं, ये माइनस साइन हटा के लिमिट को पलट सकते हैं। मतलब ये इन्फिनिटी से 1 होती है तो ये 1 से इन्फिनिटी हो जाती है और माइनस साइन हट जाता है। ये याद रखना, ये बहुत से क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, तो ये चीज याद रखना कि कहीं पर भी अगर यहाँ पर माइनस मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट थोड़ी सी अटपटी सी है, क्योंकि अपर लिमिट ज्यादातर केसेस में इन्फिनिटी होती है ना, इसको सॉल्व करना मुश्किल है। इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से -1 सॉल्व करना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, अपनी ईज के लिए यहाँ से माइनस साइन हटा के इसको पलट दिया, ठीक है। तो इसको पलटने वाला जो भी चीज है उसको याद रखना। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है a/1 - r का। फिर हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, इसको सॉल्व कर लिया है, ये हमें वैल्यू मिल गई है। बस इतना सा क्वेश्चन था और यही क्वेश्चन हमारे एकेटीयू में आया हुआ है, ठीक है। अब आता है मेरा डीएफटी। तो जैसे फोरियर सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं था, डीएफटी मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आप लोग जब पढ़ोगे तब डीएफटी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अभी यहाँ पर डीएफटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला पढ़ सकते हो। इसके फॉर्मूले में क्या है, ये इसका फॉर्मूला x ऑफ k से डिनोट करते हैं और ये है मेरे डीएफटी का फॉर्मूला, ठीक है, और ये है इसके इनवर्स का फॉर्मूला। तो आप लोग जब आप नेक्स्ट ईयर में जब आप लोग डीएसपी पढ़ोगे तब डीएफटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डीएफटी के। सिग्नल सिस्टम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर मैंने ज्यादा चीजें पढ़ा दी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो, जो भी आपको फंक्शन मिलेगा उसको समेशन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इस पूरी यूनिट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो लाप्लास तो हम लोगों ने एनएएस में भी पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी बता देती हूँ लाप्लास होता क्या है। सबसे पहले लाप्लास दो तरीके से होता है, एक होता है बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म और एक होता है यूनिलेटरल। अब ये बाइलेटरल यूनिलेटरल का क्या मतलब है, बाइलेटरल का मतलब है दोनों तरफ और यूनिलेटरल का मतलब है एक तरफ। तो यहाँ देखो फॉर्मूला सेम है, लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, h ऑफ s इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी h ऑफ t e की पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। जहां पर हम लोग s को क्या बोलते हैं, s प्लेन बोलते हैं, ठीक, ये याद रखना, s प्लेन और j ओमेगा प्लेन कभी कभी यहाँ पर यूज हो जाता है। तो बायलेटरल में क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है लिमिट, और यूनिलेटरल में 0 से इन्फिनिटी, मतलब सिर्फ एक साइड, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इसका फॉर्मूला है लाप्लास का। अब आता है इसकी प्रॉपर्टीज। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ रिजेंबल उसी से करती हैं, मेरी फोरियर ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। तो लिनियरिटी तो अभी भी बहुत आसान है कि दो फंक्शन को आपने ऐड किया तो उनका लाप्लास भी ऐड होगा, ठीक है। स्केलिंग हमने देखी ली थी, स्केलिंग यहाँ पर भी वही है कि अगर आपने a ऑफ t से मल्टीप्लाई किया अपने फंक्शन को, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके फंक्शन में 1/a का डिवाइड होगा, और जहां जहां वहां पर क्या था, जहां जहां ओमेगा था वहां पर ओमेगा बाय a हो गया था। तो यहाँ पर s की बात हो रही है क्योंकि, तो जहां जहां s है वहां पर s बाय a हो जाएगा, ठीक है। टाइम शिफ्ट में क्या है, टाइम शिफ्ट में था f ऑफ t माइनस a, मतलब आपने यहाँ पर a से शिफ्ट किया है, तो उस केस में जैसे वहां पर था e की पावर माइनस j ओमेगा था, यहाँ पर a s हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर s की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये u ऑफ t माइनस ए है, इससे कंफ्यूज मत होना, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, इसको हम लोग ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, मेनली f ऑफ t माइनस ए से मतलब है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि u ऑफ माइनस, ऐसे ही क्वेश्चन होगा, कुछ यहाँ पर a की वैल्यू दी होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका सोल्यूशन यही होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में जैसे वहां पर था हम लोग e की पावर से इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो उसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा था, वही चीज यहाँ पर भी है। डिफरेंशिएशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में क्या है कि अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो उसका लाप्लास s ऑफ s माइनस f ऑफ 0 माइनस आएगा, ठीक है। वो आप लोगों ने ये ट्रांजिएंट में पढ़ा होगा NAS में कि f 0 माइनस का क्या मतलब है, इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगी अभी। और दूसरा, अगर आप d2f बाई dt स्क्वायर मतलब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो उस केस में ये आएगा आपका s स्क्वायर f ऑफ s माइनस s f ऑफ 0 माइनस। अब एक चीज याद रखना, बहुत से क्वेश्चंस में ये f ऑफ 0 माइनस की वैल्यू नहीं दी होती है ना, तो उस केस में तो हम लोग समझते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है,
लेकिन ध्यान से अपने क्वेश्चन को देख लेना कि क्वेश्चन में कहीं f ऑफ 0 माइनस की वैल्यू तो नहीं दी गई है, क्योंकि बहुत से केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ज्यादातर केसेस में इसकी वैल्यू नहीं दी होती है। लेकिन कभी कभी अगर इसकी वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला पूरा पढ़ना। डी क्यूब में क्या आ जाएगा, एस क्यूब एफ एस, एस स्क्वायर एस एफ डैश। अब ये एफ डैश क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। बस मेरे ख्याल से सेकंड तक याद करना काफी है, सेकंड या फिर ज्यादा थर्ड तक, बस इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है इंटीग्रेशन। अब मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन में देखो s मल्टीप्लाई में जा रहा है ना, इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, s डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन है, फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन है, टाइम पीरियोडिसिटी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू अगर आप निकालोगे, देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, इसका क्वेश्चन आता है फाइंड द इनिशियल वैल्यू एंड द फाइनल वैल्यू। एनएएस में ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर सिग्नल सिस्टम में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पुरानी चीजें रिवाइज कर लो, हो सकता है शायद पेपर में आ जाए। कुछ नहीं करना होता है, अगर इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो जो आपको जो भी एस एफ ऑफ एस दे रखा है उसको यहाँ रख दो, एस से मल्टीप्लाई करके उसकी लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी पे उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, फाइनल वैल्यू में यही चीज रहेगी, बस ये एस 0 के टेंड करेगा। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन क्या है कि अगर हमें f1t कॉन्वोल्यूशन f2t निकालना है तो वो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लाई, जो हमने फोरियर में भी देखा था। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, और इसके बाद हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी। आरओसी क्या होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये आरओसी मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आरओसी ऑफ एच ऑफ एस, एच ऑफ एस क्या है, मेरा ट्रांसफर फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर फंक्शन पेपर में आता है, वो कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिप्स पैरेलल टू द जे ओमेगा एक्सिस इन द एस प्लेन। सबसे पहले समझ लो कि ये एस प्लेन क्या है, ये है मेरा एस प्लेन, जहां पर ये है मेरा सिग्मा, ये है मेरा जे ओमेगा। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, तो याद रखना है सिग्मा होता है रियल पार्ट और जे ओमेगा मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ से समझते हैं कि इफ x of t is of finite duration and is absolutely integrable, the ROC is entire plane। मतलब आपका जो xt है अगर वो फाइनाइट ड्यूरेशन का है और वो इंटीग्रेबल है तो उस केस में ROC इंटायर एस प्लेन होता है। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, पेपर में आता है ये जो 3 पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ROC के रिस्पेक्ट में। क्या है यहाँ पर, बहुत आसान है, अगर आपका xt राइट साइडेड है, राइट साइडेड मतलब जैसे हमारा ut था, ut क्या था, स्टेप फंक्शन था, तो वो मेरा 0 और 0 के आगे डिफाइंड था, है ना, तो उस केस में ये राइट साइडेड हो गया क्योंकि ये राइट साइड के फंक्शन पे डिफाइंड है। ठीक है, और इनफाइनाइट ड्यूरेशन का भी था, तो उस केस में आपका जो ROC होता है वो राइट ऑफ द राइट मोस्ट प्लेन होता है, वो अभी समझते हैं हम लोग क्वेश्चन से। अगर xt लेफ्ट साइडेड है तो उस केस में मेरा जो ROC होता है वो लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल होता है, और अगर वो 2 साइडेड होता है मतलब राइट साइडेड भी है और लेफ्ट साइडेड भी है तो उस केस में एक स्ट्रिप बनती है। अभी कैसे समझ में आया, मैं बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म था, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हो, मैंने इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। क्वेश्चन पे आते हैं, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, हमसे पूछेंगे कि ROC इसका क्या है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा जो फंक्शन है वो राइट साइडेड है कि लेफ्ट साइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ut देखा, हम समझ गए कि हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन राइट साइडेड है। ठीक है, अब हमें इसका इनवर्स लाप्लास, अब हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो लाप्लास तो आसान है, e की पावर -2t है तो इसका क्या हो जाएगा 1/s+2। ठीक है, और यहाँ पर e की पावर -3t है तो इसका क्या हो गया 1/s+3। अभी कैसे हुआ आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का पढ़े थे। बस याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉपर्टीज से ना रिलेट कर पाओ, नहीं हो रहा है, हमें नहीं याद हो रही है, तो e की पावर तो जरूर याद रख लेना, तो मैं बता देती हूँ इसको कैसे याद रखना है। e की पावर -80 है। ठीक है, सपोज करो आपको इसका लाप्लास निकालना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज हमें नहीं याद हो रही हैं, एग्जाम में आ गया, क्योंकि e की पावर बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है, तो उस केस में आप लोग क्या करना 1 लिखना। ठीक है, उसके डिवाइड में s लिखना, क्योंकि हम लोग लाप्लास बना रहे हैं तो लाप्लास में s तो हो गई।
यहाँ अगर माइनस होगा, याद रखना यहाँ पर अगर माइनस होगा तो इस केस में यहाँ पर प्लस होगा। बस इतनी चीज याद रखना, आप लोग बहुत इजीली ई के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ई की पावर, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। बस इतना याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर e की पावर -2t था, तो यहाँ पर 1/s+2 हो गया, साइन इसका रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस में था तो यहाँ पर प्लस में हो गया, तो ये याद रखना, ठीक। अब क्योंकि ये राइट साइडेड है हमारा, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा, अगर हमारा फंक्शन राइट साइडेड है तो राइट मोस्ट पोल जो है उसके राइट साइड पे ROC होगा। तो अब पोल्स बनाओ, s+2 को इक्वल टू 0 करोगे, पोल क्या निकलेगा, -2, लिख दिया। ऐसे ही बनाना पेपर में, थोड़ा अच्छा बना देना। उसके बाद s+3 है, इक्वल टू 0 करोगे, क्या पोल निकलेगा, -3, तो हमने यहाँ पर -3 बना दिया। ये क्रॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि पोल को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, जीरोस होते हैं तो उसको सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए पोल समझो, पोल्स को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमारा फंक्शन क्या है, राइट साइडेड है। राइट साइडेड से क्या मतलब है, जो भी राइट मोस्ट पोल होगा, ये मेरा राइट मोस्ट पोल है। राइट मोस्ट पोल कैसे, इसके राइट में है ना ये, तो ये राइट मोस्ट पोल हो गया। तो अब क्योंकि ये फंक्शन राइट साइडेड है, इसीलिए राइट मोस्ट पोल का राइट रीजन हमारा ROC होगा, ये हमारा ROC है। और इसको लिखते कैसे हैं, रियल पार्ट ऑफ s शुड बी ग्रेटर देन -2, क्योंकि ये है मेरा ROC, ठीक है। तो इस तरह से मेरे यहाँ पर सॉल्व होता है। अब आप लोग को लेफ्ट साइडेड मिलेगा तो यही करना, पोल्स निकालना, जो भी लेफ्ट मोस्ट पोल होगा उसका लेफ्ट साइड होगा मेरा ROC। और अगर मेरे दोनों फंक्शन दिए होंगे राइट और लेफ्ट, तो उस केस में मेरी एक स्ट्रिप बनती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है मेरा, लाप्लास के ऊपर भी समझ लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो जैसे हमने फोरियर पे समझा था वैसे ही लाप्लास में होगा। जैसे यहाँ पर हमें xt का लाप्लास दे रखा है और हमें इसका लाप्लास पूछा है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग शिफ्टिंग करेंगे। तो शिफ्टिंग करी तो हमें क्या मिला, e की पावर -s और लाप्लास एज इट इज, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था ना कि एक ट्रांसफॉर्म अच्छे से पढ़ लो, बाकी दूसरा ट्रांसफॉर्म अपने आप आसानी से आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने स्केलिंग करी 2 से, तो वही चीज है, जहां जहां s है वहां वहां s/2, बस इतना याद रखना। और 1/2 का यहाँ पर डिवाइड, वो चीज हमने यहाँ पर करी, सॉल्व करा, हमें आंसर मिल गया, ठीक। तो ये चीज याद रखना, यही देखो बार बार यही ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इनवर्स लाप्लास। तो अब हम लोग इनवर्स लाप्लास भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इनवर्स लाप्लास के लिए आप लोग को थोड़ा सा 12th की मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा, जहां पर हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। इजी पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर यूज होते हैं, तो मैं अभी समझा देती हूँ। पार्शियल थोड़ा बहुत आप लोग रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो क्वेश्चन ये आ गया कि आपको इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। -3 को अभी भूल जाओ। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, a/s+2, इस टर्म पे हमने यहाँ पर ऊपर एक समझ लो एक कांस्टेंट टर्म लगा दिया, ठीक है। नीचे हमने क्या लिखा, प्लस, फिर b/s-1। अब इसको सॉल्व करो, जैसे क्या करेंगे, a/s-1 प्लस b/s+2 इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो इसको समझ लो, इंपॉर्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, s-1 है ये, ठीक है, इसको 0 को इक्वल लिखो, तो क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ना, इसमें s इज इक्वल्स टू 1 रखो, तो क्या आएगा, -3 आएगा। अब यहाँ अगर 1 रखोगे तो ये 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गई टर्म, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, 1 + 2 3 हो गया, तो इस केस में मेरी b की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। उसी तरह से हमने इसको 0 को इक्वल लिखा, तो क्या मिला, s इज इक्वल्स टू -2। तो इस पूरे इक्वेशन में -2 रखो, तो वहां से हमें a मिल जाएगा 1, और ये a और b की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो फंक्शन है ये हमारा हट गया, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमें इससे मतलब है, ठीक है। तो इसका लाप्लास हम लोग निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हमें लाप्लास निकालते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा फंक्शन का इनवर्स क्या है। सबसे पहले हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स देखो जैसे मैंने ई में बताया था, यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ। ई में मैंने क्या बताया था, ई में बताया था कि अगर e की पावर -2t है तो इसका लाप्लास क्या निकलेगा, 1/s+2, है ना, यही था। अब इसका उल्टा सोचो, अगर 1/s+2 है तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा, मतलब उल्टा, आप आंसर से क्वेश्चन ला रहे हो, है ना। तो उस केस में इसका इनवर्स लाप्लास e की पावर -2t ut निकलेगा, ठीक है, -1/s-1, तो इसका क्या निकलेगा, e की पावर t,
याद रखना, साइन चेंज करना मत भूलना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये राइट साइडेड का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहला पार्ट है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला पार्ट है ROC इज रियल पार्ट ऑफ S ग्रेटर देन 1, मतलब ये है हमारा ROC, ठीक है। तो ये है हमारा ROC, इसीलिए ये राइट साइडेड हुआ, क्योंकि राइट मोस्ट प्लेन के राइट साइडेड में है, तो इसीलिए यहाँ पर मेरा जो भी इनवर्स है वो ऐसे आया है। लेकिन इनवर्स चेंज हो जाएगा ROC के रिस्पेक्ट में, कैसे, जैसे यहाँ पर सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि रियल पार्ट ऑफ S इज लेस देन -2। लेस देन -2 का क्या मतलब है, ये मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, लेफ्ट साइडेड हो गया। लेफ्ट साइडेड के केस में क्या हो जाता है, याद रखना, राइट साइडेड में फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव का क्या मतलब है, देखो पॉजिटिव का मतलब है कि आप नॉर्मल लाप्लास निकालो, इनवर्स लाप्लास निकालोगे, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ठीक है। समझने का तरीका है इजी बनाने के लिए, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर ऐसे तो प्लस ही है ना, बस बीच में माइनस लगा है तो इसको भूल जाओ अभी के लिए, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड में याद रखना कि लाप्लास तो वही रहता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वही रहता है, बस डिफरेंस क्या आता है कि प्लस जहां पर भी होता है वहां पर माइनस लग जाता है, बस यहां पर भी प्लस था, लग क्या गया, माइनस। इस माइनस को तो छोड़ दो, ये माइनस तो अलग ही है, ये फंक्शन का माइनस है और यहाँ पर भी फंक्शन में माइनस लग जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड है तो ut की जगह u ऑफ -t हो जाता है। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का। ROC के रिस्पेक्ट में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाता है। अगर राइट साइडेड है तो फंक्शन का जो भी साइन होगा वो साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइडेड होगा तो फंक्शन का साइन पलट जाता है, बस इतना याद रखना। अब आप लोग सोचोगे अगर दोनों हुआ तो, जैसे यहाँ पर -2 से ज्यादा है और 1 से कम है, तो उस केस में क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, -2 से ज्यादा 1 से कम, मतलब कुछ ऐसे -2 से ज्यादा है ना, और 1 से कम, ठीक है। तो -2 से ज्यादा का क्या मतलब है, ये राइट साइडेड होगा, है ना, क्योंकि उस साइड जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पर तो एज इट इज साइन रहेगा। और 1 के केस में क्योंकि ये इस तरफ है ना, लेफ्ट साइडेड है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये समझने का तरीका है, इससे इजी तरीका आप लोग को नहीं मिलेगा। ऐसे ही समझना कि जहां पर राइट साइड होगा फंक्शन का साइन एज इट इज रहेगा, जहां भी लेफ्ट साइड होगा फंक्शन का साइड पलट जाएगा, बस उसी तरह से यहाँ पर -1 और 1 का भी बताया गया है, ठीक है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने समझा दिया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इस पे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रीवियस ईयर के। तो इसी तरह से मेरा ये खत्म होता है। अब आता है मेरा ट्रांसफर फंक्शन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऊपर जितने भी टॉपिक्स है उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ट्रांसफर फंक्शन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन आपको क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन बोला जाएगा ट्रांसफर फंक्शन निकालो या फिर सिस्टम फंक्शन निकालो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफर फंक्शन का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है xt की वैल्यू दी जाए, yt की वैल्यू दी जाए, बोला जाए ट्रांसफर फंक्शन निकालो। उस केस में आप क्या करोगे, ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, बस इतना याद रखो। आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। वो कैसे है क्वेश्चन में समझते हैं। यहाँ पर इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स जो हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन से समझ लेंगे इसको। और जैसे ये फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ कॉजल LTI सिस्टम, ठीक है, हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ऐसे ही थोड़ा सा भयंकर फॉर्म में आता है, लेकिन ये भयंकर नहीं है, ये बहुत आसान है। अगर आपको लाप्लास के रूल्स पता हो, जो कि उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो पता हो, और ट्रांसफर फंक्शन निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आउटपुट और इनपुट, या फिर आउटपुट का वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो t के रिस्पेक्ट में है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा पहला स्टेप होना चाहिए फंक्शन को लाप्लास में चेंज करना, ठीक है। मतलब हमें इस इक्वेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक। मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में देखो, हमें देखा था कि क्वेश्चन में क्या है कि अगर y ऑफ 0 माइनस या ऐसी कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है जो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली s² y ऑफ s लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी होती तो आप प्लस लगाकर वो वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है।
तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने यहाँ पर लाप्लास निकाला, जैसे डी स्क्वायर वाई टी बाई डी टी स्क्वायर का एस स्क्वायर वाई ऑफ एस है प्लस 2s वाई ऑफ एस प्लस वाई टी का वाई ऑफ एस। उसी तरह से यहाँ पर भी अब क्या करेंगे, यहाँ पर वाई एस कॉमन ले लेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगा, यहाँ से एक्सेस कॉमन ले लेंगे s माइनस 2 मिलेगा। अब हम यहाँ पर कॉमन क्यों ले रहे हैं, हम कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें वाई एस अपॉन एक्सेस का रेशियो चाहिए, ठीक है, उनका डिवीजन चाहिए। तो हमने क्या किया, वाई एस अपॉन एक्सेस यहाँ आ गया, s माइनस 2 के नीचे ये टर्म आ गया, ठीक है। तो ये हमें अपना ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पर भी हमें इनवर्स लाप्लास का, यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आपके पेपर में पूछते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन निकालो तो उस केस में आपको यहीं तक करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको इंपल्स रिस्पॉन्स भी निकालना है, तो उस केस में आपको इसका इनवर्स लाप्लास भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इनवर्स लाप्लास मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे नीचे यहाँ पर याद रखना कि कभी भी कोई एस स्क्वायर या ऐसा कोई टर्म मिल जाए तो उसको वो कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर जरूर होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये s प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन ले लिया। अब यहाँ पर इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं a अपॉन s प्लस 1, ठीक है, प्लस b अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो मैंने तरीका बताया है उसी तरीके से आप लोग सॉल्व करके 1 और -3 वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका इनवर्स निकालना तो बहुत आसान है, मैंने बताया कि e की पावर से s तक जाना और s से e की पावर तक जाना ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 अपॉन s प्लस 1 का क्या हो गया, e की पावर -t ut, और 3 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर का क्या हो गया, यहाँ पर t इंटू e की पावर -t ut है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये यहाँ पर आंसर मिल गया मुझे, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया। अब निकालते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं, जो है कॉजालिटी और स्टेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आता है, अगर आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो लाप्लास में इन सब चीजों में, तो कॉजालिटी और स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर ऑप्शन में आता है तो आप लोग कॉजालिटी और स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है। फॉर अ कॉजल एलटीआई सिस्टम, यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है। आपको बताना होगा कि ये कॉजल है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि so the ROC associated with the system function for a causal system is right half plane। मतलब क्या, इसका समझ में नहीं आया। देखो इसमें क्या होता है, आपको ROC देखना पड़ेगा अपने फंक्शन का। क्वेश्चन में ROC दिया होता है, आपको ROC देखना पड़ेगा कि आपका जो ROC है वो राइट साइड है कि नहीं। मतलब अगर वो S प्लेन के राइट हाफ में लाई कर रहा है तो आपका सिस्टम कॉजल है। बस इतना याद रखो एक वर्ड में, राइट हाफ में है तो कॉजल, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, राइट साइडेड है तो कॉजल, लेफ्ट साइडेड है तो एंटी कॉजल। याद रखना एंटी कॉजल होता है। और बोथ का मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन राइट साइडेड भी है लेफ्ट साइडेड भी है तो उस केस में नॉन कॉजल आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन से समझते हैं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा तो इससे मतलब होगा, अभी हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हम इसको देखेंगे ही नहीं, हमें इसका ROC देखना है, ठीक है। हमने ROC देखा, क्या है यहाँ पर -2, तो -2 तो ये होगा ना, और ये ROC है कुछ ऐसे, तो ये क्या है, राइट साइडेड है। राइट साइडेड का मतलब कॉजल, मैंने लिखा हुआ है। -3 से कम, -3 कहाँ पर आएगा, ये आएगा -3, ठीक है। -3 से कम मतलब ये हिस्सा है ना, तो लेफ्ट साइडेड हो गया। लेफ्ट साइडेड में क्या था, एंटी कॉजल। और यहाँ पर देखो -2 से ज्यादा मतलब ये एरिया, -3 से कम मतलब ये एरिया, मतलब नॉन कॉजल, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। राइट साइडेड कॉजल, लेफ्ट साइडेड एंटी कॉजल, और बोथ है तो नॉन कॉजल, ठीक। अब आता है मेरा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, जो आता है स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी तो हमने यूनिट 2 में भी पढ़ी थी। यहाँ पर क्या होता है स्टेबिलिटी में, एक तो मेरा होता ही है कि मेरा HT अगर इंटीग्रेबल है तो, लेकिन अगर हम इजी भाषा में समझें तो अगर मेरा जो ROC है फंक्शन का, अगर वो j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करता है, j ओमेगा एक्सिस कौन सी, जो मैंने भी बताई थी S प्लेन में कि ये मेरी सिग्मा एक्सिस होती है, रियल एक्सिस, और ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक है। तो सपोज करो कि मेरा जो ROC है -3 है, ठीक है, -3 से ज्यादा है, तो उस केस में ये बनेगा मेरा ROC का रीजन, है ना। तो अब देखो यहाँ पर मेरी j ओमेगा एक्सिस इंक्लूड हो रही है, तो इसीलिए ये क्या है, ये मेरा स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। तो अब क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली
चीजें नहीं दी गई हैं, डायरेक्टली पोल्स नहीं दिए गए हैं, चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? वही तरीका मेरा लाप्लास के थ्रू है ना, तो वहां से आप अपने पोल्स निकाल सकते हो। a इज इक्वल्स टू, जैसे भी आपको करना है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू आप यहाँ पर a अपॉन इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। तो वहां से आपने क्या किया, s अपॉन s माइनस 3, ये इसका वो है, माइनस 1 अपॉन एस एस प्लस 2। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, s इज इक्वल्स टू 3 एंड s इज इक्वल्स टू माइनस 2। नहीं निकालना चाहो तो कोई जरूरत भी नहीं है, हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। पहला है कि माइनस 2 से लेस देन है, ठीक है। माइनस 2 से लेस देन का क्या मतलब है, ये मेरा माइनस टू से मेरी कम है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अब देखो माइनस 2 से कम है, माइनस 2 से कम क्यों है, हमें आरओसी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जी ओमेगा एक्सिस इंक्लूड नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो वो चीज हमें यहाँ से समझ में आ गई, ठीक। उसके बाद आता है मेरा सॉरी, ये मेरा सेकंड पार्ट था, पहला है मेरा ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर हो गई। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये अनस्टेबल हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा भी है, एंटी कॉजल मैंने बता ही दिया था। और नॉन कॉजल या स्टेबल कब होगा, देखो यहाँ पर स्टेबल क्या है, -2 से ज्यादा होना चाहिए और 3 से कम। तो ये चीज मेरी जे ओमेगा एक्सिस यहाँ पर इंक्लूड हो रही है ना, यही तो है जे ओमेगा एक्सिस। यहाँ -2 है, यहाँ जे ओमेगा एक्सिस है, यहाँ पर है मेरा 3, तो यहाँ पर जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड हो रही है, इसीलिए यहाँ पर मेरा स्टेबल आ गया, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, स्टेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, कॉजालिटी कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। मुझे पता है थोड़ा सा ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लग रहा है आप लोग को ज्यादा फास्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको मेन प्रॉपर्टीज याद ही करनी पड़ेंगी और क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे मैक्स टू मैक्स ज्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।